हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मनोविज्ञान के। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। चाहिए सभी एक बार सेशन के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, और आज अपन पढ़ने वाले हैं मानव के विकास की अवस्था। ठीक है, कल की क्लास में हमने अवृद्धि, विकास, अभिवृद्धि और विकास के अंतर इनको समझा था। आज की क्लास में मानव विकास की प्रमुख अवस्थाएं कौन है ना, यानी मानव विकास की अवस्था, अवस्था विकास की अवस्था, यानी स्टेज ऑफ वन डेवलपमेंट, ऑफ वन डेवलपमेंट, मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी। आज अपन इस टॉपिक को चर्चा करेंगे। ठीक है ना। राधे राधे भैया, राधे राधे आप सबकी। मानव विकास की अवस्था, देखो मानव का जो विकास है, मानव का विकास प्रारंभ हो जाता है कहाँ से? गर्भ अवस्था। मैंने आपको बता ही दिया। मानव विकास की, मानव विकास की प्रथम अवस्था, प्रथम अवस्था गर्भ अवस्था है गर्भावस्था। मानव का विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? गर्भ अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। प्री एटल स्टेज या कंसेप्ट, वहां से का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, मानव विकास की फर्स्ट स्टेज, प्रथम अवस्था कौन सी रहेगी? आपकी गर्भ अवस्था। सामान्यतः एक बच्चे का जन्म, सामान्यतया का जन्म, जन्म, ठीक है। तो सामान्यतः एक बच्चे का जन्म जाता है 280। याद रखना है, एक बच्चे का जन्म सामान्यतः कितने दिन जाता है? 80 दिन, या 280 दिन सप्ताह बनते हैं 40। ठीक है, या इस कह सकता है 9 मास और 10 दिन। 9 मास और 10 दिन में एक बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो। ठीक है ना। सामान्यतः गर्भ अवस्था की अवधि कितनी है? 280 दिन। ठीक है ना, सामान्यतः। तो गर्भ अवस्था की कम से कम अवधि 80 दिन मैक्सिमम। लेकिन सामान्यतः बच्चे का जो जन्म होता है वो 280 दिन। आपको फिक्स क्राइटेरिया याद रखना है, 280 दिन या 40 सप्ताह। सप्ताह में 40 दिन, 7 दिन होते हैं, और 40 सप्ताह की बात कर रहे हैं तो 40 करेंगे तो कितना आएगा? 280 है, जन्म हो जाए। ठीक है ना। और सामान्यतः 10 से 14 दिन में, 10 से 14 दिन में है तो युक्ता होता है, जिसको जाइगोट बोलते हैं, युक्ता। ये गर्भाशय से चिपक जाता है, गर्भाशय से पक जाता है, पक जाता है। ये आपको ध्यान रखना। कितने दिन में? 10 से 14 दिन में। ठीक है।
ठीक है भाई। तो 10 से 14 दिन में जो युक्ता होता है ना, वो किससे चिपक जाता है? गर्भाशय से चिपक जाता है। कितने दिन में? 10 से 14 दिन में। ठीक है, बताइए यहाँ तक की कोई दिक्कत आप सभी को? दिक्कत? कितने दिन में? 10 से 14 दिन में युक्ता होता है वो गर्भाशय से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मानव विकास की अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण। अब देखिए मानव विकास की जो सामान्य अवस्थाएं, देखो सबसे पहले मैं बात करूं शैक्षणिक दृष्टिकोण। शैक्षणिक दृष्टि मानव विकास की अवस्था कौन से शैक्षणिक, तो शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो मानव का विकास है ना, मानव विकास की जो पहली अवस्था मानी जाती है शैशवावस्था मानी जाती है। शैक्षणिक दृष्टिकोण अवस्था, शैशवावस्था, शैक्षणिक विकास प्रथम अवस्था है। वैसे विकास कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? माँ के गर्भ से विकास प्रारंभ हो जाता है। नमस्ते भैया राम, नमस्ते आपके लिए। ठीक है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। शैशवावस्था बोले तो इन्फेंसी पीरियड, लैटिन शब्द इन्फेंट से बना है। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। अब अपन बात करते हैं कि ये जो मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण, अवस्था वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट स्टेज का वर्गीकरण। ठीक है ना, देखो सबसे पहले हम शैक्षिक दृष्टिकोण से जानते हैं। इवनिंग भैया, भू इवनिंग आपके लिए, वेरी गुड इवनिंग। तो मानव विकास की जो अवस्थाएं शैक्षिक दृष्टिकोण से है आपकी शैशव, तो अपन शैक्षिक दृष्टिकोण से मानव विकास की अवस्था का अध्ययन करें। हम गर्भावस्था का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन सबसे पहले वर्गीकरण की बात करते हैं। ठीक है ना, देखो सामान्य वर्गीकरण जो है पहला, सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण, सामान्य वर्गीकरण। अब आप देखिए सामान्य वर्गीकरण में पहली अवस्था कौन सी है शैक्षिक दृष्टिकोण से? है तो शैशवावस्था है, शैशवावस्था। और शैशवावस्था को बोलते हैं क्या? इन्फेंसी, इन्फ ठीक है ना, इन्फेंसी। इसकी अवधि क्या मानी जाती है? जन्म से लेकर के, जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवधि होती है को अपन शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड के नाम से। वहीं इसके बाद में जो अवस्था आती है मानव के विकास की, जो शैक्षिक दृष्टि अवस्था है, वो है आपकी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था को इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। ठीक है, और चाइल्डहुड की जो अवधि मानी जाती है वो है आपकी 6 या 7 से लेकर के 12 वर्ष की अवधि है। 6 या 7 से लेकर, ठीक है ना, 7 से 12 वर्ष की अवधि को वैचारिक क्रियावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैचारिक क्रियावस्था की अवधि 7 से 12 वर्ष। वैचारिक का मतलब होता है बच्चा अपनी हर क्रिया के ऊपर विचार करना प्रारंभ करता है। तो बाल्य अवस्था में बालक जो है वो विचार करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है ना, इसके बाद में तीसरी जो अवस्था आएगी वो है आपकी किशोर अवस्था, किशोरावस्था। अब किशोर अवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस, एडोलसेंस। और एडोलसेंस की जो अवधि मानी जाती है वो आपकी 12 से लेकर 18 या 19 वर्ष की जो अवधि है उसको अपन किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में जो अपनी अवस्था आती है वो है प्रौढ़ अवस्था। हमें बाल विकास में प्रौढ़ अवस्था से कोई लेना देना, एडल्ट स्टेज, प्रौढ़ अवस्था, इसको एडल्ट। और ये जो स्टेज है ये आपकी आती है यानी 18 या 19 के बाद, यानी 19 के बाद।
बाद। ठीक है, तो ये मानव विकास की शैक्षणिक दृष्टिकोण से एक सामान्य वर्गीकरण है। सबसे पहले शैशवावस्था, शैशवावस्था की अवधि है जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष। फिर बाल्यावस्था, इसकी अवधि है 6 या 7 से लेकर 12 वर्ष। फिर इसके बाद में किशोर अवस्था की अवधि है 12 से 18 या 19 वर्ष। और फिर इसके बाद में है दोस्तों प्रौढ़ अवस्था यानी 19। ये मानव विकास की अवस्थाओं का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, अब उस एग्जाम में पूछा जाता है वो रॉस महोदय का, रॉस का वर्गीकरण, रॉस के अनुसार वर्गीकरण, इसके अनुसार रॉस महोदय के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। रॉस ने सबसे पहली अवस्था बताई, देखो शैशवावस्था, शैशवावस्था। और शैशवावस्था इन्फेंसी अवधि है, अवधि मानी जाती है जन्म से लेकर वर्ष। याद रखना, रॉस ने शैशवावस्था की अवधि क्या बताई है, जन्म से 3, एडोलसेंस 12 से 18, बिल्कुल है ना, वो बूढ़ा बिल्कुल। तो ये जो है शैशवावस्था अकॉर्डिंग टू रॉस के अनुसार, जेएस रॉस के अनुसार इन्फेंसी पीरियड की जो अवधि है, यानी शैशवावस्था की जो जन्म से 3 के बाद में इन्होंने बाल्यावस्था को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था इसको भाइयों अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्ड जो अवधि मानी है वो मानी उन्होंने 3 से लेकर के 6 वर्ष की अवधि, से लेकर के 6 वर्ष की अवधि को पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, बाद में आती है उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था इसको बोलते हैं लेट चाइल्डहुड, और इसकी अवधि मानी है 6 से लेकर 12 वर्ष, 6 से लेकर के 12 वर्ष की अवधि उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जानी जाती है। कितनी, 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो अवधि है वो उत्तर बाल्यावस्था के नाम। ठीक है ना, इसके बाद में आती है आपकी किशोर अवस्था, किशोर अवस्था एडोलसेंस, और इसको बोलते हैं एडोलसेंस। ठीक है, और इसकी अवधि है 12 से 18 वर्ष। इसके बाद में उन्होंने बताया है प्रौढ़ अवस्था। ठीक है, हमें केवल सीडी में और केवल किशोर अवस्था तक का ही अध्ययन करना है। एडल्ट तो हो गई आपकी 18 प्लस यानी 18 के। तो रॉस के अनुसार शैशवावस्था की अवधि कितनी है, जन्म से 3। बाल्यावस्था को उन्होंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो बाल्यावस्था एक उत्तर बाल्यावस्था। 3 से 6 बाल्यावस्था और 6 से 12 जो है वो उत्तर बाल्यावस्था। किशोर अवस्था जो है वो 12 से 18, प्रौढ़ अवस्था जो है 18 प्लस है। अब एक प्रश्न बहुत आता है कि रॉस के अनुसार दोनों की आयु है, रॉस के अनुसार खिलौनों की आयु, दोनों की आयु यानी इसको बोलते हैं टॉयज एज, इसमें बोलते हैं टॉयज, टॉयज एज अवधि क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जा रहा है। किसके अनुसार, रॉस के अनुसार की आयु क्या। देखिए भाई, बच्चा खिलौने से कौन सी अवधि में खेलेगा, पूर्व बाल्यावस्था में, शैशव में, उत्तर में या किशोर में। शैशवावस्था तो जन्म से 3 वर्ष है अकॉर्डिंग टू, ठीक है ना, तो वहां तो बच्चा अपनी संवेदनाओं के माध्यम से, अपने शरीर के संवेदी ग्राहकों के माध्यम से बाह्य उद्दीपक जगत का ज्ञान ग्रहण करता है। वहां तो खिलौने का कोई मतलब ही नहीं। तो रॉस के अकॉर्डिंग अगर आपसे प्रश्न पूछे तो उत्तर क्या होगा इसका, पूर्व बाल्यावस्था। अगर हमसे सामान्यतः ये पूछ लिया जाए, अब इसमें पूछ लिया जाए कि खिलौने की आयु क्या है, तब इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, शैशवावस्था। तो स्टेट में, एस्टेट में, स्टेट में, रीट में, है ना, कई बार टीजीटी के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, कभी जीन काजे के अकॉर्डिंग पूछ लेते हैं, कभी रॉस के अकॉर्डिंग पूछ, कभी सामान्य वर्गीकरण के हिसाब से
तो सामान्य में तो भैया जन्म से लेकर के 6 वर्ष की, इसमें बच्चा खिलौना सीखे, टॉयज एज बोलते हैं। बाल्यावस्था को गेम एज बोलते हैं, खेलने की आयु बोलते हैं, ठीक है ना। जीवन का कठिन काल एडोलसेंस जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर पूछ रहा है खिलौनों की आयु, तो ये आपकी पूर्व बाल्यावस्था हो गया, ये रॉस के अनुसार है, ठीक है। अब सैले महोदय के अनुसार अगला वर्गीकरण देख, सैले के अनुसार, सैले के अनुसार अनुसार वर्गीकरण, शासकीय अवस्था का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू सैले ने शैशवावस्था का समय, शैशवावस्था, शैशवावस्था का इन्होंने समय बताया है 1 से लेकर के, याद रखना, 1 से लेकर के कितना, से लेकर 5 वर्ष की जो अवधि है वो शैशवावस्था। फिर इसके बाद में आएगी बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है। और बाल्यावस्था की अवधि इन्होंने बताई है आपके 5 से 12 वर्ष, कितना, 5 से 12 वर्ष। फिर इसके बाद में बताइए किशोरावस्था है, किशोरावस्था तो अवधि है जो हो जाएगी 12 से 18 वर्ष। इसके बाद में आएगी प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था इसकी अवधि मानी जाती है 18 पर की जो आयु है वो शैले के अनुसार, ठीक है ना, तब अवस्था में आएगी, प्रौढ़ अवस्था के अंतर्गत वो, ठीक है ना। क्लियर है, बताइए एक बार कमेंट करके। यस, ये हो गया शैले साहब का वर्गीकरण, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार, किसके अनुसार, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स, डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के अनुसार अवस्थाओं का वर्गीकरण, वर्गीकरण है इनका। पहली अवस्था कौन सी, फैंसी। फर्स्ट स्टेज कौन सी है आपकी, शैशवावस्था। शैक्षणिक बात कर रहा हूं मैं। अब आपसे पेपर में प्रश्न आता है कि भैया मानव का विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है, मानव का विकास मां के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है। आफ्टर मानव विकास की पहली अवस्था बनती है, लेकिन वो शैक्षणिक प्रश्न को समझना, पर मैं पूछता है कि मानव विकास प्रारंभ हो जाता है, आंसर करना है गर्भ अवस्था, और शैक्षिक दृष्टि मानव विकास की अवस्था पूछता है तो आपको करना, मां के गर्भ से कोई सीख नहीं आता, एक अभिमन्यु इसका अपवाद है। शैशवावस्था, इन्फेंसी पीरियड, और इन्फेंसी पीरियड की जो अवधि उन्होंने बताई है जॉन्स ने, वो जन्म से लेकर और कितना, 6 वर्ष की, जन्म से लेकर के 6 वर्ष की जो है वो शैशवावस्था है। फिर इसके बाद में आती है बाल्यावस्था, है बिल्कुल, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, बचपन, अवधि मान बताई है 6 से लेकर के 12 वर्ष, जन्म से 6 शैशव, 6 से 12 बाल्य, उसके बाद में आ गया किशोरावस्था, किशोरावस्था, और किशोरावस्था की अवधि एडोलसेंस, अवधि है 12 से लेकर के 18 वर्ष, ठीक है। और इसके बाद में कौन सी आएगी आपकी प्रौढ़ अवस्था। हाँ क्लियर है सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में कौन सी आएगी आपकी प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ावस्था। और प्रौढ़ अवस्था की जो अवधि है वो कितनी है,
आपको पता ही है 18 के बाद, 18 के बाद की जो है वो प्रौढ़ अवस्था मानी है, ठीक है ना, प्रौढ़ अवस्था मानी। ओके भाई, समझ में आ रहा है यहां तक? फटाफट से इसको नोट। चलिए भाई, ठीक है ना। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स के साथ मानव के विकास की जो अवस्था है वो कौन सी रहेगी? आपकी ऐसवावस्था, जिसको क्या बोलते हैं, पीरियड, ठीक है ना। जन्म से लेकर के 6 वर्ष, बाल्यावस्था की है 6 से 12, किशोर 12 से 18, और प्रौढ़ अवस्था की बताई इन्होंने 18 के बाद। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे, बढ़ते आगे, ठीक है ना। अब देखिए, ये हो गया आपका अर्नेस्ट जोन। अब काल्सनिक महोदय के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काल्सनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है काल्सनिक महोदय का। काल्सनिक ने जो अवस्थाओं का वर्गीकरण किया है, बड़ा खतरनाक वर्गीकरण माना जाता है, लेकिन बड़ा समझ में आएगा आप। अकॉर्डिंग टू काल्सनिक, काल्सनिक के अनुसार, काल्सनिक के अनुसार वर्गीकरण, काल्सनिक वर्गीकरण, ठीक है। काल्सनिक के अनुसार ये क्या हुआ भाई, आवाज आ रही है ना सबको? काल्सनिक के अनुसार देखो, पहली अवस्था है जन्म से पूर्व अवस्था। पहली अवस्था कौन सी? जन्म पूर्व अवस्था, जन्म अवस्था। अब जन्म पूर्व अवस्था कौन सी है? जन्म पूर्व अवस्था को अपन जानते हैं भाई, जन्म पूर्व अवस्था को जाना जाता है गर्भावस्था। कौन सी? गर्भावस्था, यानी प्री नेटल स्टेज, ठीक है। जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी है? प्री नेटल स्टेज। फिर इसके बाद में आता है प्रारंभिक शैशव, ठीक है ना, प्रारंभिक शैशव काल, शैशव अवधि इन्होंने बताई है जन्म से लेकर के, जन्म 3 या 4 सप्ताह, याद रखना। प्रारंभिक शैशव शैशव काल का इन्होंने क्या बताया? जन्म से 3 या 4 सप्ताह, या इसको कभी कभी पेपर में ऐसे भी दे देता है 1 से 28 दिन, ऐसे भी एग्जाम में दे देता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यही वाला मोस्टली, वेरी मोस्ट बनता है, अक्सर प्रश्न यहीं से पिक करते हैं वो। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काल्सनिक ने शैशव काल या प्रारंभिक शैशव का समय क्या माना है? जन्म से लेकर के या 4 सप्ताह। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 सप्ताह की बात करेंगे तो 21, और वो 4 भी कह रहा है, 3 से 4, 4 सप्ताह में कितने हो जाएंगे? 28। तो इसको क्या क्या कह देता है वो? 21 से 28 दिन की जो अवधि है, उन्होंने प्रारंभिक शैशव, ठीक है ना। अब इसके बाद में आएगा शैशव काल, ठीक है ना। इसके बाद क्या आएगा? शैशव काल, शैशव। और शैशव काल की इन्होंने अवधि बताई है, देखो 3 या 4 सप्ताह, यानी 4 सप्ताह का मतलब हो गया लगभग 1 मास। 1 मास में कितने सप्ताह होते हैं? 4। यहां शैशव काल की अवधि हो जाए 1 मास से,
कितना 15 मास, कभी कभी दे देता है आपको है ना 15 मास। क्लियर? 1 मास से लेकर के 15 मास की जो अवधि बताई है वो इन्होंने क्या बताई है, शैशव। और फिर इसके बाद इन्होंने बताया है उत्तर शैशव। क्या बताया है? उत्तर शैशव। यानी इन्होंने शैशव काल को कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में, उत्तर शैशव। और उत्तर शैशव काल की जो अवधि बताई है वो आपकी 15 मास से लेकर 15 मास से और कितने मास तक? 3 मास। कभी कभी इसको कर देता है 1/4 वर्ष से लेकर के, और मास में कितने वर्ष बन जाते हैं बोलो? 2.5 वर्ष। ठीक है ना? ये उन्होंने शैशव अवस्था को कितने भागों में डिवाइड कर दिया? पहला तो हो गया प्रारंभिक शैशव की अवधि है 4 सप्ताह यानी 28 दिन। इसके बाद में शैशव काल 1 मास से लेकर के यानी लगभग 1.25 वर्ष। एक वर्ष में 12 महीने और 15 मास में आपका 1.25 वर्ष बन जाता है। ठीक है ना? और फिर इसके बाद उत्तर शैशव काल, ये 15 मास से लेकर के क्या बताइए? अवधि। फिर इसके बाद में इन्होंने बाल्यावस्था को भी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है ना? पहली है पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। और पूर्व बाल्यावस्था की अवधि बताइए इन्होंने 2.5 से लेकर के 5 वर्ष, 2.5 वर्ष से कितना? 5 वर्ष। या कभी कभी ऐसे भी कर देता है मास, ठीक है, से लेकर के और कितना? 2.5 वर्ष तक। भाई 3 मास में कितने बन जाते हैं आपके? 2.5। ठीक है, सॉरी, मास से लेकर के और आपके 5 वर्ष, 5 वर्ष। आपको ध्यान, ठीक है, पूर्व। फिर इसके बाद में इन्होंने डाला मध्य बालकाल, मध्य बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल की अवधि इन्होंने बताई है 5 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष से 9 वर्ष। 5 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष का समय मध्य बाल्यकाल। फिर इसके बाद में आएगा उत्तर बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल। और उत्तर बाल्यकाल की अवधि बताई है इन्होंने 9 से लेकर के 9 वर्ष से और 12 वर्ष की अवधि। 9 से लेकर के 12 वर्ष क्या माना है? उत्तर बाल्यकाल। और फिर इसके बाद में आया है किशोर अवस्था। लास्ट में क्या बताया है? अवस्था। और किशोरावस्था की इन्होंने अवधि बताई है 12 वर्ष से लेकर के और 21 वर्ष तक। याद रखना कितना? 21, 12 से 21। ठीक है, ये काल्सनिक महोदय का वर्गीकरण। पहली अवस्था है जन्म पूर्व अवस्था, जिसको कहते हैं प्रारंभिक। यानी आपको याद रखने का तरीका क्या है? शैशव काल को 3 भागों में बांट दिया, बाल्यकाल को 3 भागों में बांट दिया और लास्ट में शैशव काल, उत्तर शैशव, प्रारंभिक शैशव, शैशव और उत्तर शैशव, पूर्व बाल्यकाल, मध्य बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल और किशोर। क्लियर है? तो प्रारंभिक शैशव काल जन्म से लेकर के 3 या 4 सप्ताह या 28 दिन रहेगा। शैशव काल 1 मास से लेकर के 15 मास तक रहेगा। उत्तर शैशव काल 15 से लेकर के 30 मास तक रहेगा। पूर्व बाल्यकाल 2.5 से लेकर के 5 वर्ष तक रहेगा। मध्य बाल्यकाल 5 से लेकर के 9 वर्ष रहेगा। और उत्तर बाल्यकाल 9 से लेकर के 12 वर्ष तक रहेगा। और किशोर अवस्था 12 से लेकर के 21। काल्सनिक ने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया सर? इनको मंथ में देखें, मंथ में देखे, मंथ में आप कन्वर्ट कर सकते हो। देखो इसमें मोस्टली बेटा जो चीज है ना, एक तो ये वाली लाइन सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। सबसे मोस्ट जो है वो ये है, इन्होंने प्रारंभिक शैशव काल की अवधि क्या मानी है? तो आपको 3 या 4 सप्ताह आएगा और इसमें विकल्प में आपको 2 सप्ताह भी आएगा। 2 सप्ताह जो दिया है ना, वो इन्होंने नहीं दिया, वो किसने दिया था? श्रीमती हरलॉक ने। वो हरलॉक ने दिया है। हरलॉक ने तो शैशव काल की अवधि केवल 2 सप्ताह मानी है, 14 दिन। और काल्सनिक ने मानी है 3 या 4 सप्ताह। इसलिए यहां पर इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप पुराने पेपर उठा के देख लेना, कई बार रिपीट हुआ। ठीक है ना? तो घबराने की जरूरत नहीं, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार याद करोगे हो जाएगा। जन्म पूर्व अवस्था तो गर्भावस्था हो गई, यानी जन्म से पहले की अवस्था। बच्चा कहाँ है? माँ के गर्भ में, अपनी बायोलॉजिकल हेरिटेज में है। बाद में शैशव काल आएगा। ठीक है, प्रारंभिक शैशव, शैशव और उत्तर शैशव 3 भागों में बांट दिया। ऐसे इसको बांट दो बाल्यावस्था को।
प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर लास्ट में आपसे यही पूछ सकता है काल्सनिक ने किस अवस्था की अवधि क्या बताई है, तो 12 से लेकर 21 वर्ष की अवधि जो है काल्सनिक ने, एडोलसेंस। वैसे अपन किशोरावस्था को टीन बोलते हैं, 18-19 मानते सामान्यतः, लेकिन काल्सनिक और श्रीमती हरलॉक महोदया ने, इन दोनों ने ही किशोरावस्था की अवधि, याद रहेगा बताओ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अब अपन बात करेंगे श्रीमती, क्या हुआ स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। जब आपको टेलीग्राम आती है चैनल पे, जो है वो जरूर कर, लाइक शेयर कर। नेक्स्ट देखो अगला, अगला बात करते हैं श्रीमती हरलॉक महोदया के अनुसार, हरलॉक महोदया, हरलॉक महोदया का वर्गीकरण, हरलॉक का के अनुसार, ठीक है ना। तो देखो प्लस इनका भी वर्गीकरण देखें। सबसे पहले पहली अवस्था कौन सी, जन्म पूर्व अवस्था। पहली तो जन्म पूर्व अवस्था। अब जन्म पूर्व अवस्था कौन सी रहेगी भाई, जन्म पूर्व अवस्था रहेगी आपकी गर्भावस्था, है ना। गर्भाधान काल, गर्भाधान भी कह सकते हैं, गर्भाधान, गर्भावस्था, ये जन्म से पहले की अवस्था, क्लियर। फिर इसके बाद में इन्होंने जो दूसरी बताई है वो बताई है इन्होंने शैशवावस्था, और शैशवावस्था इन्होंने बताई है जन्म से लेकर 2 सप्ताह, है ना। फिर बताइए शैशवावस्था, शैशवावस्था, और शैशवावस्था इन्फेंसी टाइम बनाया बताया इन्होंने जन्म से लेकर 14 दिन, कितने दिन, 14 दिन, या इसको ऐसे भी दे देगा 2 सप्ताह, ठीक है। अब बताइए इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्योंकि काल्सनिक जो है वो प्रारंभिक शैशव की अवधि बता रहे हैं जन्म से क्या 4 सप्ताह 28 दिन, और हरलॉक ने कितना माना है जन्म, क्या आपको 14 दिन किस, 21 या 28 दिन, 21 या 28 दिन किस माने, आपके काल्सनिक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बता दो एक बार। हो गई शैशवावस्था। फिर आता है इनका बाल्यकाल, बाल्यकाल या बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था को इन्होंने तय कर दिया 2 सप्ताह से लेकर के 2 सप्ताह से और 11 वर्ष, 11 वर्ष, ठीक है ना। 2 सप्ताह से यानी 14 दिन से लेकर के और 11 वर्ष तक की जो अवधि है वो इन्होंने क्या बताई है, इन्होंने आपकी बाल्यावस्था बताई। इन्होंने किशोर अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया, एक पूर्व किशोर अवस्था, फिर एक मध्य किशोर अवस्था और एक उत्तर किशोर, ठीक है ना। अवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया, और एक अवस्था अर्ली एडोलसेंस, किशोरावस्था, और पूर्वावस्था की अवधि है 11 से लेकर 13 वर्ष तक, 11 से 13 वर्ष की अवधि अवस्था। फिर मानिए मध्य किशोर अवस्था, मध्य पुरावस्था, ठीक है, मिड एडोलसेंस, और इसकी बताइए 13 से लेकर के 17 वर्ष तक, 13 से 17, ये आपने मध्य बताया। फिर इसके बाद में आइए उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। और उत्तर किशोरावस्था की अवधि भी उन्होंने बताई है 17 से लेकर 21, हाँ 17 से 21, 11 से 13, 13 से 17, 17 से 21। देखो श्रीमती हरलॉक महोदया ने भी किशोरावस्था की अवधि 21 वर्ष तक मानी, और काल्सनिक ने भी किशोरावस्था की अवधि वर्ष तक मानी, ठीक है ना। और वैसे हमने अन्य जो वर्गीकरण पढ़े हैं उन्होंने सबने, किसी ने 12 से 18, सबने मोस्टली 12 या 13 से 18 वर्ष या 19 वर्ष, लेकिन ये 2 बंदे ऐसे हैं काल्सनिक एंड श्रीमती एलिजाबेथ विक्टोरिया हरलॉक महोदया, जिन्होंने किशोर अवस्था की अवधि 12 से लेकर के 21, याद रहेगा। पहली अवस्था हो गई जन्म पूर्व अवस्था, जिसको गर्भाधान काल भी कहते हैं। और ये आपको पता ही है कि एक बच्चे का जन्म जाता है, मैंने अभी बताया था
80, ये आपका सामान्य है। ठीक है, आपको पेपर में 269 290 दे दे, आपको ये इस आंकड़े के साथ में जाना है कि सामान्यतः एक बच्चे का जन्म कितने दिन जाता है, 280 दिन। तो गर्भाधान काल जो है, प्रीनेटल स्टेज बोलते, कंसेप्शन पीरियड बोलते, वो कितना है, 80 दिन, 2 मास 10 दिन, यानी सप्ताह में आ जाए तो 40 सप्ताह, 40 जो आपके वीक हैं, बच्चे का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, युक्ता होता है। युक्ता का मतलब देखो, मानव जीवन प्रारंभ होता है मूलतः एक कोष से, उस एक कोष को बोलते हैं संयुक्त। ठीक है, 23 गुणसूत्र माता में होते हैं और 23 पिता में होते हैं। तो 23 गुणसूत्र के क्या होते हैं, जोड़े होते हैं। तो कुल गुणसूत्र कितने हो गए, 46। ठीक है ना, तो 23 गुणसूत्र माता पिता की ओर से जब संरचना करते हैं, ठीक है ना, तो उनमें से एक गुणसूत्र माता की तरफ से, एक पिता की तरफ से, दोनों मिलकर के क्या बनता है, संयुक्त को, जिसको डायगोट बोलते हैं, उसी को युक्ता कहते हैं। तो 10 से 14 दिन के अंदर, कितने दिन, 10 से 14 दिन में जो युक्ता है वो मां के गर्भाशय से चिपक जाता है और वहीं से फिर बनना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए गर्भावस्था है ना, गर्भकाल, उसको भागों में बांट, एक तो अवस्था, दूसरी भ्रूण अवस्था और तीसरी है गर्भस्थ शिशु अवस्था। पहली कौन सी है, आपकी बीज अवस्था, जिसको रोपण अवस्था भी कहते हैं। ठीक है ना, है भ्रूण अवस्था, जिसको डिंब अवस्था भी कहते हैं, और तीसरी है भैया आपकी गर्भस्थ शिशु अवस्था। तो गर्भ अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है भाइयों, भागों में, तक कितने गर्भा से चिपकता है, 10 से, याद रखना एक बच्चे का जन्म हो जाता है लगभग 280 दिन। मानव विकास कहां से प्रारंभ हो जाता है, गर्भ अवस्था से ही। शैक्षिक दृष्टि मानव विकास की पहली अवस्था कौन सी है, तो शैशव अवस्था। क्लियर है। श्रीमती हरलोक महोदया ने जन्म पूर्व अवस्था क्या बताया है, गर्भाधान का, और इसके बाद शैशवावस्था जन्म से लेकर के 14 दिन अवधि है। इसके बाद आ गया बाल्यावस्था, 2 सप्ताह से लेकर 11 वर्ष अवधि, यानी 11 वर्ष के अंत तक, 12 वर्ष स्टार्ट हो जाते हैं। फिर पूर्व किशोरावस्था 11 से लेकर के 13 वर्ष तक, फिर इसमें मध्य किशोरावस्था 13 से, फिर आपकी किशोर। ठीक है भाई, बताओ आया कि नहीं आया समझ में, बताओ एक बार फटाफट से। चलें अब आगे, अब पढ़ेंगे अपन मानव विकास की जो अवस्था है पहली। तो विकास कहां से प्रारंभ होता है, गर्भ अवस्था से। ठीक है ना, गर्भ अवस्था से। तो मानव विकास की जो पहली अवस्था है वो कौन सी है, गर्भ अवस्था। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले गर्भ अवस्था, मानव विकास की पहली गर्भ अवस्था, प्रीनेटल स्टेज। ठीक है, सामान्यतः गर्भावस्था की अवधि 80 या और 10 दिन, या सप्ताह में आ जाए तो 40 सप्ताह, 40 है भाई, 40 सप्ताह। वैसे मैं आपको बताऊं कि गर्भावस्था की कम से कम अवधि होती है, कम से कम हो सकती है, तमाशा नहीं सुना होगा, 180 दिन के बाद में होगा। इससे पहले हो गया तो फिर वो है ना, उसके अंदर बहुत सारे डाउन सिंड्रोम, उसके अंदर बहुत सारे बेकार, उसके अंदर प्रॉपर तरीके से बॉडी का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। तो 7 मास आते हैं, 8 मास, कम से कम 180 दिन और मैक्सिमम 130 दिन, और सामान्यतः कितने होते हैं, 280 दिन, याद रखना। ठीक है ना, देखो याद रखना, गर्भावस्था, गर्भावस्था न्यूनतम अवधि, न्यूनतम अवधि कितनी हो सकती है, याद रखना, 180, ये न्यूनतम। ठीक है ना, सामान्यतः आपको पता ही है 280 दिन, सामान्यतः कितनी, सामान्यतः या कितनी रहेगी आपको कोई, ठीक है ना, और अधिकतम कितनी हो सकती है, अधिकतम, अधिकतम हो जाएगी भाई आपकी तो 30, तो 30। ठीक है। अच्छा, आपको यह भी ध्यान रखना है कि सामान्यतः लड़के की बजाय
लड़के की बजाय बजाय लड़की का गर्भकाल, लड़की गर्भकाल अधिक होता, अधिक होता, यानी लड़के की बजाय लड़की का जो गर्भकाल है वो अधिक होता। अगर मान लीजिए बच्चा डिलीवरी होने समय ज्यादा लग रहा है तो 80 दिन ऊपर निकल गया, टाइम ऊपर निकल गया, तो उसमें ज्यादातर चांसेस होते ऐसी कंडीशन, ज्यादातर याद रखना लड़के की अपेक्षा लड़की का गर्भकाल अधिक होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान, साइकोलॉजिकल एक जो अध्ययन होते हैं उनके आधार पर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा निकाले गए, लड़के की बजाय लड़की का गर्भकाल क्या होता है, अधिक होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो गर्भधारण के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। हार्मोन क्या होता है, ठीक है। गर्भधारण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए क्या माना जाता है, जिम्मेदार माना जाता है। आपको बिल्कुल रखना है, याद रखना। क्लियर है, बताइए एक बार। चलिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये जो गर्भावस्था है इसको सामान्यतः भागों में तो गर्भावस्था को भागों में भागों में भागों में बांटा गया। भागों में बांटा गया भाई, भागों में बांटा गया। सबसे पहला है भ्रूण अवस्था या पिंड अवस्था। पहली कौन सी अवस्था, पहली जो है आपकी अवस्था, अवस्था अवस्था को बोलते हैं भ्रूण अवस्था या, ठीक है ना। ये गर्भधारण की पहली अवस्था है। बीज अवस्था को रोपण अवस्था भी कहते हैं, को डिंब अवस्था भी कहते हैं। अवस्था, रोपण अवस्था या डिंब अवस्था, अवस्था, ठीक है ना। इसके बाद और इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि होती, अवधि अवधि क्या है भाई, इसकी अवधि है से लेकर 2 सप्ताह, यानी कहने का मतलब करके 14 दिन अवधि जो है अवस्था या रोपण अवस्था या डिंब अवस्था के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। और इस अवस्था में, यानी ये जो बीज अवस्था है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि सामान्यतः 10 से 14 दिन में युक्ता होता है जाइगोट, वो गर्भाशय से, ठीक है ना। तो 10 से 14 दिन, ठीक है ना। तो ये कौन सी अवस्था है, बीज अवस्था। और इस अवस्था में याद रखना, इस अवस्था में अवस्था बालक की जो आकृति, बालक बालक की आकृति आकृति किजनुमा होती है। डालते हैं कि अंकुर, यानी अंकुर यानी भ्रूण, ठीक है, वो दूसरी है। तो इस अवस्था में बालक की आकृति नुमा होती है, हाँ होती, ठीक है। इसी अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि 10 से 14 दिन में, 10 से 14 दिन में है, ता गर्भाशय से चुप, गर्भाशय से चिपक जाता, 10 से
गर्भाशय से है, तब बोले तो जाइगोट, ठीक है ना। तब बोले तो जाइगोट वो है, वो आपके गर्भाशय से। तो आया समझ में, अवस्था, रोपण अवस्था, डिंब अवस्था, ठीक है ना। और अवधि है 0 का, हो सकता, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल, जर्मिनल के, ये आपको इंग्लिश एक ही नाम आएगा। वैसे बीज अवस्था भी कह सकता है, पण भी कह सकता है, लेकिन यहाँ आपको क्या रहेगा, जर्मिनल स्टेज। अवधि क्या है, 2 से 2, क्लियर है, क्या रहेगी, 2 वर्ष की अवधि। इसके बाद में जो दूसरी अवस्था आती है भाइयों, ठीक है ना, दूसरी अवस्था आती है आपकी भ्रूण अवस्था। कौन सी आएगी, भ्रूण अवस्था। नेक्स्ट, नंबर 2, अवस्था। और इसको बोलते हैं अवस्था, और अवस्था को जानते हैं, अवस्था को, यानी इस अवस्था को पिंड अवस्था भी कहते हैं। भ्रूण यानी क्या बनता है, पिंड, क्या, पिंडावस्था, ठीक है। यहां इस तो अवधि होती है, अवधि, अवधि, अवधि जो होती है इसकी, वो होती है आपकी 2 सप्ताह से लेकर, 2 सप्ताह या 14 दिन, 14 दिन से लेकर के 2 मास भी दे देता है पेपर में, 2 मास, या कभी कभी 60 दिन, महीने में कितने, 60 दिन, क्लियर है। यानी 2 सप्ताह यानी 14 दिन से लेकर के 60 दिन है, वो क्या मानी जाती है, आपकी भ्रूण अवस्था या पिंड अवस्था के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। भ्रूण अवस्था या पिंड अवस्था, इसको एम्ब्रोनिक स्टेज भी बोलते हैं, एम्ब्रोनिक, ठीक है ना, भ्रूण अवस्था या पिंड अवस्था। अब इस अवस्था में देखो क्या क्या चीज होंगी, इस अवस्था में देखो शरीर का विकास होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, इस अवस्था में शरीर बनने लग जाता है, ठीक है ना। क्योंकि पहले बनेगा बीज, और बीज के बाद बनता है भ्रूण। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा भैया, शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। यानी शिशु की जो श्वसन नली है ना, फेफड़े हैं, यकृत है, लीवर है, डाइजेस्ट का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, मनोवैज्ञानिक जो है वो कौन से अवस्था, कौन से अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं, आपके पूर्ण अवस्था या पिंड अवस्था को ही वैज्ञानिक जो है सबसे याद रखना, इस अवस्था को, इसी अवस्था को मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक महत्वपूर्ण मान, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था आपकी क्रॉनिक स्टेज या भ्रूण अवस्था, पिंड अवस्था को मनो सबसे, क्यों मानते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शरीर का विकास प्रारंभ हो जाता है, शरीर का प्रारंभ हो जाता है। अब चूंकि शरीर का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, इसलिए इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक सबसे अधिक क्या मानते हैं, महत्वपूर्ण मानते हैं। और शरीर का जो निर्माण होता है वो 3 परतों से होता है, 3 परतों से, ठीक है ना। शरीर का निर्माण कितनी परतों से होता है, 3, याद रखना। शरीर का निर्माण, शरीर का निर्माण, शरीर का परतों से, परत, लेयर, परतों,
ठीक है ना। नंबर 1 पहली है एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, और दूसरी है एक्टोडर्म, डर्म, और तीसरी है एंडोडर्म। एक्टोडर्म जो है ये सबसे बाहरी परत है, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी परत है एक्टोडर्म, ठीक है ना। एक्टोडर्म जो है ये मध्य परत है, यानी वाली, ये मध्य परत है। और एंडोडर्म जो है ये सबसे आंतरिक परत है, भीतर की सबसे आंतरिक, आंतरिक परत है। शरीर का निर्माण कितनी परतों से हो रहा है भाई? 3, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। और गर्भावस्था की भी कितनी गर्भकाल को भी कितना काटा गया? पहली है गोपण अवस्था, को बोलते डिंब अवस्था, है भ्रूण अवस्था, को बोलते हैं पिंड अवस्था, और तीसरी है गर्भस्थ अवस्थाएं। पहली का समय है 0 से लेकर के 2 सप्ताह यानी 14 दिन, दूसरी का है 2 सप्ताह से लेकर 8 दिन यानी 14 से लेकर। और कौन सी अवस्था में शरीर का निर्माण होता है? आपके अवस्था है, इस अवस्था में शरीर का निर्माण होना प्रारंभ होता है। इसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो इसी अवस्था को सबसे अधिक महत्व, फिजिकल डेवलपमेंट अगर नहीं होगा तो फिर मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होता है। अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मस्तिष्क। पहला सुख निरोगी काया, अपन पहला सुख क्या है? निरोगी काया। दूसरा सुख क्या है? जेम में माया। तीसरा सुख क्या है? सर्वभार्या। चौथा सुख क्या है? आज्ञाकारी पुत्र। फिर सर्वानंद है। लेकिन सबसे पहले क्या है? निरोगी काया, यानी इस अवस्था को महत्वपूर्ण मानते। क्यों? जैसे बाय द वे आपने देखा होगा कि हाथ नहीं है, जन्म से ही पैर नहीं है, जन्म से ही विकलांग है, बाद में बड़े मनोवैज्ञानिक आया है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर का निर्माण प्रारंभ होता है। शरीर का निर्माण कितनी परतों से होता है भाई साहब? 3 परतों से। पहली परत का नाम क्या है भाई साहब? एक्टोडर्म, दूसरी है मीसो और तीसरी है एंडो। एक्टोडर्म जो है सबसे बाहरी परत है, एक्टोडर्म जो है ये सबसे बीच वाली परत है, एंडोडर्म जो है ये सबसे अंदर वाली परत। अब ये जो सबसे बाहरी परत है, इसमें शरीर के कौन से अंग बनते हैं भाई? इसमें आपके नेल्स बनते हैं, नाखून, इसमें आपके हेयर बनते हैं, इसमें आपकी स्किन बनती है। आपसे पूछा जाए कि त्वचा का निर्माण, ठीक है ना, कौन सी परत में होगा? एक्टोडर्म में होगा, बाहरी परत में होगा, ठीक है ना। आपके नाखून कौन बनेंगे? आपके बाहरी परत में बनेंगे। आपके हेयर किस में बनेंगे? बाहरी परत में। आपके टीथ किस में बनेंगे? बाहरी परत में। इसमें क्या होंगे? आपके नाखून, नाखून यानी नेल्स, नाखून, ठीक है ना। इसी परत में आपकी स्किन, त्वचा, 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 आपके बाल, आपके दांत, ठीक है ना। एक्टोडर्म मध्य वाली परत, हाँ एक्टोडर्म, सरता सागवान, एक्टोडर्म, बहुत बढ़िया। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, एक्सो, मीसो, एंडो, ठीक है ना। एक्टो सबसे बाहर, मीसो, मीसो यानी मध्य में, एंडो अंडा, सबसे अंडे के अंदर गर्दी होती है, सबसे आंतरिक परत है। मध्य परत में क्या बनेगा? मध्य परत में देखो हमारे क्या होता है? शरीर में मांसपेशियां होती हैं और आपकी हड्डियां होती हैं, ये मध्य परत, ठीक है ना। मांसपेशियां, मांसपेशियां ये आपकी किस में रहेंगी? मध्य परत, ठीक है ना। एंडोडर्म आंतरिक परत, और इसमें आपके शरीर के ऑर्गन हैं, जैसे आपका पाचन तंत्र, जैसे आपका यकृत है ना, अग्नाशय है, थायराइड है, वगैरह वगैरह वगैरह, यानी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता है। जैसे हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, पाचन तंत्र है, इसका निर्माण किसमें होता है? एंडोडर्म, यानी इसमें हृदय, हृदय, फेफड़े, लीवर, पाचन तंत्र, डाइजेशन, पाचन तंत्र, इनका निर्माण होता है कौन सी परत में? आपके एंडोडर्म, ठीक है भाई। शरीर का निर्माण कितनी परतों से होता है? 3।
अवस्था में, क्रोनिक स्टेज, भ्रूण अवस्था। ओके, अब चलते हैं गर्भावस्था की जो तीसरी अवस्था है, वो है नंबर 3, क्या आती है? गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ, आंखें गर्भ में ही तो है, तो गर्भस्थ एक गर्भावस्था की ठीक है ना। अब इसकी अवधि क्या होती है भाई? इसकी अवधि क्या होती है? देखो, जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तो आपकी बीज अवस्था हो गई, और 2 सप्ताह से लेकर के 2 मास या 60 दिन तक आपकी भ्रूण अवस्था हो गई। और फिर आती है आपके गर्भस्थ शिशु की अवस्था। और गर्भस्थ शिशु की जो अवस्था है, ये आपकी 8 सप्ताह से लेकर कितने से? 8 सप्ताह, सप्ताह से लेकर और जन्म तक जो अवस्था है, वो गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, 8 सप्ताह कहां से आया? आया देखो, 2 सप्ताह से लेकर के 2 मास 60 दिन। अब भैया एक एक महीने में 4 सप्ताह, 2 में कितने हो जाएंगे? 8 सप्ताह। इसलिए यहां पर क्या आया है? 8 सप्ताह। क्या इसको ऐसे भी कह सकते हैं? 60 दिन, 60 दिन से लेकर कितने दिन? सामान्यतः 280। क्या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है? 2 मास से और कितना समय तक? 2 मास से लेकर के 9 मास 10 दिन अवधि है, वो गर्भस्थ क्या मानी जाती है? अवस्था। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए एक बार फटाफट से। और इसको फीटल स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीटल स्टेज। ठीक है ना। गर्भस्थ शिशु की अवस्था तो है, ये कब से मानी जाती है? ये आपकी 2 मास से 10 दिन गर्भस्थ शिशु का मानी। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ एक बार फटाफट से, कमेंट करके बता दिया करो। आई एम वेटिंग योर रेस्पॉन्स। भगवान, बहुत बढ़िया। काफी दिन में क्लास में आए हो आप, है ना। अब एक चीज ध्यान रखना है कि गर्भावस्था में कभी भी बालक को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। ये ध्यान रखना। गर्भावस्था में गर्भावस्था में बालक को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा, कष्ट, पीड़ा का अनुभव नहीं। क्यों नहीं होता? बच्चा जो है ना, वो अपनी बायोलॉजिकल हेरिटेज में है, अपनी माँ के को अपने गैब की विरासत में है। लैब नहीं ले तो कोई बात, देखते तो रोजाना ही होंगे क्लास। ठीक है, नोट्स वगैरह आप बना ही रहे होंगे, बहुत अच्छे से नोट्स बनेंगे टेलीग्राम। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, गर्भावस्था में तो है वो शिशु को कभी भी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। और बालक के तो विकास का क्रम है गर्भावस्था में, क्रम क्या रहेगा बताओ? अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भावस्था में बालक के विकास का क्रम क्या रहता है, बताइए एक बार कमेंट करके। गर्भावस्था में गर्भावस्था में बालक के बालक के विकास का क्रम क्या रहता है? बताओ, कमेंट करके बताओ एक बार। बताइए एक बार, गर्भावस्था में बालक के विकास का क्रम क्या रहता है? गर्भावस्था की बात कर रहा हूं मैंने, कई आपको पिछली क्लासेज में इस बारे में बहुत बता दिया है। ठीक है ना। तो बताइए मुझे कमेंट करके, बालक गर्भावस्था में बालक के क्रम क्या ही रहता है? बताइए एक बार, बताइए क्या क्रम रहता है भाई गर्भावस्था में बालक के विकास का? बताइए। चलिए, हम ही बताते हैं।
गर्भावस्था में बालक के विकास का जो क्रम होता है वो सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर क्या क्रम रहेगा, सिर से पैर की ओर। और सिर से पैर के इस क्रम को मैंने कई बार बता दिया है, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी। मस्तकान बोधमुखी, क्या बोलते हैं इसको, मस्तकान बोध प्रक्रिया, सेफेलोकॉर्डल थ्योरी। वही तो है प्रोक्सिमल कॉर्डल। यानी मां के गर्भ में सबसे पहले कौन सा अंग बनता है, सिर। सिर के बाद धड़ बनता है, धड़ के बाद हाथ बनता है, लास्ट में क्या बनता है, धड़। ठीक है ना, क्रम क्या हो गया, बिल्कुल। हाँ, से पहले कॉर्डल, बहुत बढ़िया। ये बालक के है क्रम रहता है गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था की कितने मास में, क्योंकि शरीर का विकास तो प्रारंभ हो जाता है दूसरे मास से, तो गर्भावस्था के कितने मास से, ध्यान रखना, गर्भावस्था के गर्भावस्था के गर्भा के तीसरे मास से पादेंद्रियों का, पादेंद्रियां, पाद का निर्माण लग जाता है। ठीक है ना, स्वाद इंद्रियों का निर्माण, ये अभी भी साउंड कट के आ रही है क्या भाई, बताओ एक बार, प्रॉपर साउंड नहीं आ रही है क्या, एक बार बताइए, साउंड कट रही है क्या, हेलो, अब ठीक है क्या, बताइए एक बार। पता है कोई नेट आजकल थोड़ा, बताइए एक बार, वैसे मैं कर लेता हूं। तो गर्भावस्था के तीन इंद्रिय है ना, मानव की जीवा लगभग 10,000 प्रकार के स्वाद बता सकते हैं। जो अग्रभाग पर उभरे उभरे बिंदु होते हैं ना, क्या बोलते हैं, पेपला, तो कोई बात तो बोलते हैं पेपला या अंकुरक। तो मानव की जो जीवा है ना, लगभग 10,000 प्रकार के स्वाद बता सकती है। स्वाद को मुख्यतः 4 भागों में बांट, ठीक है ना, 4 भागों में, खट्टा, मीठा, आपका कड़वा और आपका नमकीन। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, इस चार मुख्यतः स्वाद 4 ही है, लेकिन मानव की जीवा लगभग 10,000 प्रकार के स्वाद बता सकते हैं। 10,000 प्रकार स्वादेंद्रियों का जो विकास है ना, निर्माण है ना, वो गर्भ मास से ही प्रारंभ हो जाता है। 6 से 9 मास में, कितने मास में, लगभग 6 से 9 मास में, याद रखना, 6 से 9 मास में, 9 मास में शरीर शरीर का पूर्ण निर्माण हो जाता है। बच्चा जो शरीर है, पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है 6 से 9 मास। इसीलिए कभी कभी आपने सुना सतमासा बच्चा का उत्तम अवधि 180 है, 180 से पहले बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, हो गया तो दुनिया में रहेगा ही नहीं। चलो कोई बात। अब चेक करिए भाई थोड़ा, अब चेक करिए आप, अभी भी आवाज कट आ रही है क्या, अब चेक कर लो एक बार, तो एक बार कमेंट करके, अभी भी आवाज कट रही है क्या, हेलो, यस, हाँ भाई। तो 6 से 9 माह के मध्य में क्या होता है, शिशु पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त कर लेता है।
गर्भावस्था का सामान्य समय कितना होता है? 180 दिन। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 300। और गर्भ धारण के लिए हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन। लड़के की अपेक्षा लड़की का गर्भकाल क्या होता है? अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं, ओके है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, पेपर में छपने वाली चीज है ना, गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अगर आप लोगों को अपने थ्योरी के बाद अपनी तैयारी करना, प्रैक्टिस करने के लिए पुस्तक चाहिए, मेरी पुस्तक है हेराल्ड पब्लिकेशन, 4444 से ऊपर टॉपिक वाइज मैंने विद आंसर के सही। तो आप वो वाली बुक चाहें तो आप बता, आपको पुस्तक लेनी आपके घर के यहाँ तक पहुँचवा, क्योंकि कम खत्म होने के गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन, कारक फैक्टर कौन कौन सा गर्भकाल प्रारंभ प्रभावित होता है? तो भैया देखो, गर्भावस्था यस। अब बताना भैया आवाज है ना, क्लियर है? देखो लड़की गर्भावस्था को प्रभावित करने, उसका नाम सर लिख देना, बिल्कुल बता देंगे आपको पुस्तक का नाम, मैं आपको यहाँ लगवा दूंगा। तो गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब सबसे पहले गर्भावस्था में बात करेंगे तो मां की बात होगी। सबसे पहली चीज जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है नंबर 1, माता का स्वास्थ्य। माता का स्वास्थ्य, मदर की जो हेल्थ है वो गर्भावस्था को क्या करेगी? इफेक्टेड, यानी गर्भावस्था उससे प्रभावित होगी। अगर माता अस्वस्थ है, माता बीमार है, या उसको कोई भी या उसको कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, तो भी उसका बैड इंपैक्ट बच्चों के ऊपर आता है। देखते हैं ना, क्या बताते हैं, गर्भ जब एक्ट्रेस गर्भवती होती है, ना क्या करता है, अच्छे अच्छे फोटो लगाते हैं उसके, क्या लगाते हैं? हाँ, हेरिडिटी एटमोस्फियर, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, तो अच्छे अच्छे फोटो लगाते हैं, अच्छी अच्छी तस्वीर लगाते हैं, क्यों? ताकि माँ उनको देख के मुस्कुराए। माँ जब मुस्कुराएगी तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, जो सामूहिक विकास है, वो अच्छा होगा। और अगर माँ चिड़चिड़ी है, माँ जो स्वभाव की है, तो उसका बैड इंपैक्ट बच्चे पर। तो माता का जो स्वास्थ्य है वो क्या करता है? आपको प्रभावित करता है गर्भकाल। दूसरा, दूसरा जो है, माता को मिलने वाला आहार। माता को मिलने वाला आहार, आहार यानी भोजन, पोषक तत्व जो होते हैं, आहार, ये भी गर्भावस्था को प्रभावित करता है।
हेल्थ ऑफ मदर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। माता को जो आहार मिल रहा है, ठीक है ना, पौष्टिक भोजन होना चाहिए, संतुलित डाइट। आपने देखा हो गायनी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक डाइट प्लान दे देते हैं, आपको क्या खाना, क्या लेना है, आपको कैल्शियम, आपको हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाना है, आपको हरी सब्जियां खाना है ना। लेकिन गर्भकाल में क्या होता है, बहुत से लोगों की तो खाने की इच्छा नहीं होती, ठीक है, इसकी वजह से ना चाहते हुए भी दवाइयां दवाइयां लेते नहीं है आयरन बढ़ाने की, क्योंकि बाद में क्या होता है कि आयरन कम होता है, बच्चा भी उस का होता है ना, तो आयरन की प्रॉब्लम आती है, कभी कभी तो क्रिटिकल स्टेज हो जाता है। तो माता को मिलने वाला आहार क्या मिल रहा है, अब उसके पास, हाँ बिल्कुल डाइट चार्ट दे देते हैं। अब उसके उत्पन्न हो गए खुद का भी, और अपने गर्भ गर्भ में पल रहे शिशु, एक आहार नाल होता है, माता का एक आहार नाल है, माध्यम से गर्भस्थ शिशु अपनी माता से संतुलित भोजन प्राप्त करता है। उसका नाम क्या है पता है आपको, अपरा या प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं उसको, अपरा या प्लेसेंटा। एक आहार नाल है, गर्भावस्था में शिशु अपनी माता से संतुलित भोजन प्राप्त करता है। यानी कहने का मतलब जो माता खाएगी कोई संतान मिलेगी, माता अच्छी डाइट खाएगी संतान भी वो पोषक तत्वों को लेगी। माता अगर नशा कर रही है सिगरेट के का छल्ला बना करके, तो कहीं ना कहीं का बैड इम्पैक्ट बच्चे पर भी आए, ठीक है, शराब पी रहे का भी इम्पैक्ट आएगा, ठीक है ना, याद रखना। यानी माता पिता को वाला आहार। नेक्स्ट, माता पिता की आयु, माता और पिता दोनों की आयु, पिता की आयु ये भी साहब क्या करती है, गर्भावस्था को प्रभावित। बाल विवाह कैसी नादानी जीवन भर आंखों में, आता था ना वो सीरियल, है ना, वो सीरियल आता ना, क्या नाम उसका, बाल विवाह पर आता था, आनंदी वाला नाटक आपने देखा होगा सीरियल, ठीक है ना। बाल विवाह, कम उम्र में माता पिता बनना, क्योंकि फिजिकल रूप से हम डेवलप नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो वो भी स्टेज क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। कभी कभी तो क्या होता है, कम उम्र में माँ माँ पर डेथ भी हो, कारण क्या है, क्योंकि सब बताते हैं कि जब गर्भ काल में जो जब गर्भ होने, बच्चा जब पैदा होने वाला होता है, तब वो कई हजारों हड्डी स्कैन होता है, ठीक है, उस हिलना क्या मिलता है, एक तरह से नया जीवन मिलता है भाई, ठीक है ना। अब उस स्कैन को कम उम्र में तो हिला नहीं जा सकता, बिल्कुल। बाल का वधू, हाँ, कह रहे हैं कि सर बाल का वधू, हाँ बिल्कुल, आनंदी वाला है ना, तो क्या था, बाल विवाह तो है, बैड इम्पैक्ट आप देख लो, ठीक है ना। तो बाल विवाह यानी माता पिता की आयु भी गर्भावस्था को क्या करती है, प्रभावित। माता द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन, ठीक है ना, माता द्वारा नशीले पदार्थों का, माता के द्वारा द्वारा नशीले पदार्थों का सेवन, नशीले, माता के द्वारा नशीले पदार्थों का, ये भी हमारे गर्भावस्था को क्या करता है भाई, प्रभावित करता है। माता पिता अगर नशीले पदार्थ ले रहे हैं या माता नशीला नशा कर रही है, ठीक है, तो उसका प्रभाव गर्भ में पड़, आपका वातावरण, वातावरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वातावरण अगर खुशनुमा है, वातावरण अगर खुशनुमा है, घर का माहौल अच्छा है, परिवार के लोगों का माहौल अच्छा है, तो गर्भस्थ जो गर्भवती महिला है वो प्रसन्नचित्त रहेगी, प्रसन्नचित्त रहेगी, संतान भी कैसी होगी, प्रसन्नचित्त होगी। और माता ही कुड़ रही है, पजर रही है, जल रही है, कुड़ कुड़ के खा कह रही है, ठीक है ना, ऐसी बाकी का पैदा होगी, फिर संतान पैदा, ठीक है। तो इसका प्रभाव है एटमोस्फेयर का, यानी वातावरण का, क्या आपको क्या, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि एक आहार नाल जो मैं बात कर रहा था, है ना, ये तो हो गए प्रभावित करने वाले कारक। कुछ अन्य फैक्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट। अपरा या प्लेसेंटा क्या है, अपरा, अपरा या इसी को बोलते हैं प्लेसेंट, प्लेसेंट, ये क्या चीज है, अपरा या प्लेसेंटा एक आहार नाल है, क्या है ये, एक आहार नाल,
आहार नाल, आहार नाल है के माध्यम से, के माध्यम से, माध्यम से गर्भस्थ शिशु, यानी गर्भ में जो शिशु, गर्भस्थ शिशु अपनी माता से, अपनी माता से पोषक तत्व प्राप्त कर, पोषक तत्व प्राप्त कर। कौन सा आहार नाल? अप्रा या प्लेसेंट। ओके, नेक्स्ट देखें, कोलोस्टर्म, कोलोस्टर्म, कोलोस्टर्म क्या चीज है? इसको तरल सोना भी कहते हैं, तरल सोना। इसको खीस भी कहते हैं, खीस, ठीक है ना। गाय भैंस, गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देती है, भैंस पट्टा पड्डे पड्डे को, तो उसका जो दूध है ना, वो शुरू कट जाता है, उसको क्या बना जाए, एक तरह से बोलते, एक चीज इसको बोलते हैं, बड़ा खच्ची खाने में, गाय की खीस बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ऐसे कोलोस्टर्म क्या है, इसको बोलते हैं, इसको तरल सोना कहते हैं, ठीक है ना। तो कोलोस्टर्म क्या है? कोलोस्टर्म का मतलब है कि माता का जो प्रथम दुग्ध है ना, माता का प्रथम दुग्ध जो हल्के पीले रंग का एक गाढ़ा पदार्थ होता है, ठीक है ना, और शिशु के लिए बड़ा पौष्टिक होता है, उसको क्या बोलते हैं? तरल सोना कहते हैं, लिक्विड गोल्ड कहते हैं उसको, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? लिक्विड गोल्ड। क्लियर? इसमें है माता का प्रथम दुग्ध, माता का प्रथम दुग्ध जो हल्के हल्के पीले रंग का, पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है, गाढ़ा पदार्थ, ठीक है। माता का प्रथम दुग्ध जो हल्के पीले रंग का, हाँ, पहला मिल्क काऊ का आफ्टर डिलीवरी, बिल्कुल पहला मिल्क, बहुत बढ़िया। ऐसे ही महिला का प्रथम दुग्ध तो हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है ना, गाढ़ा पदार्थ होता है, और ये जो होता है ना, इस शिशु के लिए बड़ा पौष्टिक होता है, के लिए बड़ा ही पौष्टिक, के लिए क्या होता है, ये पौष्टिक, एक तरह से अमृत के समान कार्य करता है, पौष्टिक, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोल देते हैं अपन तरल सोना। क्या बोल देते हैं इसको भाइयों? तरल सोने के नाम से इसको जाना जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई यहां तक? कोलोस्टर्म, ठीक है। अब देखो, एक होता है परचुनेट पीरियड, परचुनेट पीरियड, बताओ ये क्या चीज है? परचुनेट पीरियड ये क्या चीज है? क्या होता है परचुनेट? बताओ भाई, बताओ परचुनेट पीरियड क्या होता है? परचुनेट पीरियड क्या होता है? एनीबॉडी एल्स कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन टाइम ऑफ परचुनेट? क्या है परचुनेट? परचुनेट क्या है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ठीक है ना। टेस्ट देना, टेस्ट देना है, तो प्री टेस्ट देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सीडी भी पढ़ रहे हैं, बाल बेकार। फॉर्चुनेट समझ लो, जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल हम बता, जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद तो हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, ठीक है ना, माँ का जो नाल है, बच्चे के नाल और माँ का नाल जुड़ा हुआ होता है, तो माता के नाल को और बच्चे के गर्भनाल से अलग करना, ठीक है, माता के गर्भनाल को बच्चे के गर्भनाल से कर्तन करते हैं, काटते हैं, उस अवधि को बोलते हैं परचुनेट पीरियड। आपने देखा होगा डॉक्टर लड़के का तो किसमें लड़के का तो बड़ा अच्छे से लेके जाते हैं, खुश क्या है इसमें नाल है,
क्या बोले माते, नार गढ़ रहे हो, नार है, हम नार, कोई चीज है नाल, ठीक है ना। और लड़की का बड़े मरे मरे से मन से लेके जाए क्या लड़की को, और लड़के का तो बड़े उससे लेके जाएंगे, अपने घर के आंगन में गाड़ेंगे, है ना। और लड़की पैदा आएगी तो जो माने जान बीज पड़ गई का उन पे, ठीक है ना। तो नाल और माता के गर्भनाल को अलग करते हैं ना, गर्भनाल अलग करने की एक अवधि होती है, उस अवधि को किस नाम से जानते हैं, फॉर्चुनेट पीरियड। यानी माता के गर्भनाल को अलग करने की अवधि फॉर्चुनेट पीरियड कहलाती है। और ये अवधि सामान्यतः के अंदर काम कर देती है, जन्म के लगभग 30 पहले पहले इस काम को कर देते हैं, ठीक है। अब आगे समझ में, फॉर्चुनेट पीरियड क्या है। माता के गर्भनाल से, माता के गर्भनाल से के, के के गर्भनाल से गर्भनाल को अलग करना, अलग कर, काटना, कर्तन करना, लगभग अवधि होती है मिनट के अंदर अंदर, इस अवधि को बोलते हैं फॉर्चुनेट पीरियड। बोलो अब आ गया समझ में, बताइए अब आ गया समझ में कि नहीं आया, बताइए बताइए अब आ गया समझ में सर। सर बाद वो नाल, हाँ वही चीज है, वो जो पिन लगा देते हैं ना नाल, वो अलग करते हैं, वही फॉर्चुनेट टाइम है सर का, बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे। अब अपन बात करते हैं कुछ सिंड्रोम, कुछ सिंड्रोम है, जैसे एक है डाउन सिंड्रोम। क्या है, डाउन सिंड्रोम, डाउन डाउन। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, देखो डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवांशिक गुणसूत्र विकार है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवांशिक गुणसूत्र विकार है, जो माता के एक गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है, आनुवांशिक, आनुवांशिक, आनुवांशिक गुणसूत्र विकार है, कार है, क्रोमोसोम गुणसूत्र विकार है, तो माता के गुणसूत्र के अलग ना होने के कारण, अलग ना होने, उत्पन्न हो, ठीक है ना। 23 गुणसूत्र, सर बच्चे के टाइम बाद हटाने पर क्या काम आता है, तो नाल को ना वो घर ले जाते हैं, अपने घर के आंगन में दबा देते हैं, है ना, काट देते हैं जमीन, ये काम आता है। तो हाथ नहीं लग देते वो, है ना। आपने देखा होगा जिनके, आपने सुना भी होगा कि जिन को क्या होगा कि बस लड़के लड़कियां हो रहे हैं और लड़के का गर्भनाल चबा आ जाती है, काट देते हैं। ये हो गया डाउन सिंड्रोम, यानी माता के एक गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण क्या उत्पन्न होता है, डाउन सिंड्रोम। इसको पता क्या कहते हैं, ट्राइसोमी, क्या बोलते हैं, तो ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं, ट्राइसोमी 21, क्योंकि 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब एक प्रश्न आता है कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब से मनाया जाता है, ठीक है ना। तो 21 मार्च 2012 से विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब से मनाया जाता है, विश्व विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस
विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब से मनाया जाता है? भैया 21 मार्च 2012 से अपन मना रहे हैं। और वैसे अगर आपसे पूछे कि विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस आता कब है, 21 मार्च, और इसको कब से मनाया जा रहा है? अभी भी साउंड कट हो रही है कि अब तो मैं यस अब बताओ। 21 मार्च 2012 से इसको मनाया जाता है। और कौन मनाता है इसको? यूएनओ। किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनओ के द्वारा। यूएनओ के द्वारा, ठीक है ना। और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है 21, कब मनाया जाता है भाइयों? 21 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, है ना। अगला है टर्नर। टर्नर सिंड्रोम आनुवांशिक विकार होते हैं। ऐसे बच्चा मंदबुद्धि या ऑटिज्म का शिकार हो जाता है, या पलिनता का शिकार हो जाता है, चिंता, डिप्रेशन, शारीरिक विकास नहीं हो पाना, ये बहुत सारी चीजें बच्चे में दिखाई देती है, ठीक है ना। तो ट्राइसोमी सिंड्रोम, इसका जो नामकरण किया था, ट्राइसोमी, इसका नामकरण किया था हेनरी टर्नर। क्या था? क्या था? हेनरी टर्नर, इसने इसका नामकरण किया था, हेनरी टर्नर। इसलिए इसको अपन किस नाम से जानते हैं? टर्नर सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। हाँ बिल्कुल, टर्नर सिंड्रोम। किसने इसका नामकरण किया था? हेनरी टर्नर के द्वारा किया गया था। और ये जो गुणसूत्र विकार है ना, इसमें लिंग गुणसूत्रों का एक भाग कम हो जाता है। क्या होता है? लिंग गुणसूत्रों का एक भाग कम हो जाता है। लिंग का का एक भाग कम हो जाता है, कम हो। जैसे टोटल कितने होते हैं? जैसे 40 के स्थान पर 45, टोटल 46 होते हैं ना, 40 के स्थान पर कितने? 45। क्या रहेगा? टर्नर सिंड्रोम रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये ये जो टर्नर सिंड्रोम है ना, ये भी ध्यान रखना, ये जो टर्नर सिंड्रोम है, ठीक है, ये स्पेशली महिलाओं को प्रभावित करता है। को प्रभावित करता है, ये महिलाओं को ही प्रभावित करता है। डाउन सिंड्रोम भी महिलाओं को ही प्रभावित करता है, महिलाओं को प्रभावित करता है। अफेक्टेड किसको करता है? ये महिलाओं को करता है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। अगला बात करते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। और क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? जब गुणसूत्रों की, हाँ बिल्कुल, 23 होते हैं तो गुणसूत्र पेयर में, देखो 23 तो पेयर होते हैं। पेयर जोड़े में तो अगर आपसे जोड़ा पूछ रहा है तो 23 होंगे, और कुल पूछ रहा है तो 23 दूना 46 होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। अब तो आपको वैसे बिलीव हो गया होगा कि हाँ, हमें जो कंटेंट दिया जा रहा है वो बहुत अच्छा दिया जा रहा है। यूट्यूब है क्या, ईमानदारी से बता, पेड बैचों में मिलता है, खूब महंगे महंगे। आपको कल के माध्यम, भार्गव सर एल जो है, घर बैठे, बताओ इसके बारे में आपके क्या विचार है, ठीक है ना। क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ये क्या चीज है? ये भी तो इसके प्रवर्तक पूछ लें, सर हेनरी क्लाइन फेल्टर जो हैं, इसके क्या थे? प्रतिपादक थे। क्या नाम है? हेनरी क्लाइन फेल्टर, उत्पादक, इन्हीं के नाम पे पड़ गया ये। उत्पादक है हेनरी क्लाइन फेल्टर। और इसमें देखो, इसमें तो एक भाग कम होता है, ठीक है ना सर, बहुत बढ़िया। इसमें तो एक भाग कम होता है, किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। क्या में नाम बढ़ गो क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है ना। क्लियर। अब इसमें क्या हो जाता है?
एक भाग अधिक हो जाता है, एक भाग क्या हो जाता है, अधिक, ये ध्यान रखना, भाग अधिक। लाइन वही लिखनी है, इसमें गुणसूत्रों का एक भाग क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। अधिक का मतलब जैसे जैसे 40 है तो 40 के स्थान पर कितने जाएंगे, 43 का मतलब सिंड्रोम हो गया, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। यस सर, हम रिकॉर्डेड देखते हैं जब ऑनलाइन नहीं देखते। बहुत अच्छी बात है, आज आप रिकॉर्ड के साथ बने हुए हो, रिकॉर्डेड है। देखो ऑनलाइन में क्या रहता है कि आप लोग को आपके सामने कोई आपके कमेंट पढ़ता हूँ और आपके आंसर, बाकी रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आप लोग करना चाहते हो तो आप करने से रह जाते हो, आप बाद में कमेंट भी कर दिया करें तो भी आपको कम से कम जाती है, देख लीजिए ऑलमोस्ट। आ गई बात समझ में, ये हो गया क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ये पुरुषों, ये जो होता है ना क्लाइन फेल्टर जो होता है ये पुरुषों में होता है पुरुषों में। पुरुषों में एक गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। हाँ, रिकॉर्डेड में डाउट क्लियर नहीं, जैसे डाउट वाली स्थिति है नहीं है, है क्या डाउट वाली, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला है पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम बड़ा प्यारा नाम है, देखो क्या नाम है, पटाऊ। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ पटाऊ सिंड्रोम। अब इसको क्या बोलते हैं, इसका एक अन्य नाम है ट्राइसोमी 13। ट्राइसोमी 13 कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम का अन्य नाम क्या है, ट्राइसोमी 13। यानी इसमें क्या होता है, 13 13वें गुणसूत्र से एक अधिक, गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, 13वें गुणसूत्र से एक अधिक परत हो जाती है। क्या होता है, 13वें गुणसूत्र, 13वें गुणसूत्र से एक अधिक परत, एक अधिक परत हो जाती है, अनुमानिक प्रकार हो जाएगा पटाऊ सिंड्रोम, अधिक परत, पटाऊ सिंड्रोम, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एडवर्स सिंड्रोम, एडवर्स, अगला एडवर्स सिंड्रोम, ठीक है ना। इसके प्रतिपादक एडवर्स है इसलिए उनका नाम पड़ गया एडवर्स सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है, इसमें 18वें गुणसूत्र, यानी 18वें गुणसूत्र से एक अधिक परत हो जाती है। क्या हो जाती है, 18वें गुणसूत्र से एक अधिक परत, 18वें 18वें गुणसूत्र एक अधिक परत हो जाती है, इसलिए इसको ट्राइसोमी, ट्राइसोमी 18, क्योंकि 18वें गुणसूत्र से एक अधिक परत हो जाती है इसलिए इसको ट्राइसोमी 18 कहते हैं, ठीक है ना। अब है त्रिदुसात, कौन सा, त्रिदुसात, सात। अब ये क्या चीज है, इसको 5p डिलीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 5 डिलीशन। अब इसका क्या इफेक्ट होता है, इसके कारण आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रात्रि में रोते तो बिल्ली की तरह रोते हैं, म्याऊं म्याऊं करके, है ना। यानी इसके कारण बच्चे रात में ऊंची आवाज में बिल्ली की तरह रोते हैं। इसके कारण, के कारण बच्चे रात में, रात में बिल्ली के समान रोते, बिल्ली, बिल्ली, ठीक है ना। इसको 5p डिलीशन, बच्चे की बिल्ली के समान रोते, ठीक है भाई, आया समझ में, समान रोते हैं, बिल्ली समान रोते, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा बताओ जीन सब सबसे पहले किसने दिया, हालांकि जीन के बारे में मैं स्थानुक्रम और वातावरण टॉपिक में चर्चा करूंगा,
वंशानुक्रम और वातावरण, ठीक है ना, उस करेंगे। सबसे पहले शब्द किसने, तो अब दिया था सन 19 सन, क्या दिया था आपके। अच्छा, जीन के व्यक्त गुणों को क्या बोलते हैं, के व्यक्त गुणों को, के व्यक्त गुणों को, व्यक्त गुणों को क्या बोलते हैं बताओ, दृश्य प्रारूप, क्या बोलते हैं, दृश्य दृश्य प्रारूप को फिनोटाइप बोलते हैं, फिनोटाइप टाइप। व्यक्त गुणों को टेगर जॉन मेंडल ने नहीं दिया जीन शब्द भाई, ये जीन शब्द 1909 में जोहानसन ने दिया था। टेगर मेंडल जो कि चेकोस्लोवाकिया के चर्च में एक पादरी हुआ करते थे, ठीक है ना, उन्होंने तो एक नाम कारक बताया था कि भाई नाम कारक यानी कर दिया जा सकता है। ध्यान रखना, इससे ध्यान रखना, पढ़ाऊंगा बहुत सारी चीजें, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो दृश्य प्रारूप जो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, टाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जैसे जी व्यक्त गुण है, जैसे हमारे शरीर की बनावट तो दृश्य है, दिख रहा है ना, दृश्य प्रारूप में है, शरीर की बनावट दृश्य प्रारूप में आएगी और उसको बोलेंगे, यानी जैसे हमारे शरीर की बनावट, जैसे हमारे शरीर की बनावट, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप कहेंगे। आया समझ में। और एक होता है आपका जीनोटाइप, क्या होता है जीनोटाइप, यानी तो आनुवांशिक सामग्री होती है ना, गुणसूत्र आनुवांशिक सामग्री, वो बच्चों में हस्तांतरित कर, गुणसूत्र आनुवांशिक सामग्री, आनुवांशिक सामग्री, सामग्री बच्चों में हस्तांतरित करना, हस्तांतरित करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिनोटाइप या जीन प्रारूप, क्या बोलते हैं इसको, फिनोटाइप या जीन टाइप, टाइप या इसी को प्रारूप। बात समझ में आई कि नहीं आई। टाइप फिनोटाइप बहुत आते पेपर में, अब आगे समझ में। यानी जीन के व्यक्त जो गुण है उसको तो जीनोटाइप सॉरी फिनोटाइप कहते हैं, जैसे हमारे शरीर की बनावट, और कई चीज ऐसी होती है तो हमें आनुवांशिक रूप से हम बच्चों में हस्तांतरित करते हैं, उसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूप, या इसको अपन जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है ना। एक निश्चित जीव जो होता है ना, वो कई निश्चित रूपों में जीवित रह सकता है। सारी बात समझ में। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नए सेशन के साथ में। पता नहीं अभी साउंड बार बार में क्यों कट हो रहा है भाई, टेक्निकल ध्यान से सुने। कल मिल, आपके विकास की पहली अवस्था मैंने करा दी, गर्भावस्था, अब अपन कल चर्चा करें शैशवावस्था, शैशवावस्था की बातें, विशेषता है शैशवावस्था के बारे में, मुख्य कथन, और शैशवावस्था में शिक्षा का प्रारूप क्या होना चाहिए, शैशवावस्था में कौन कौन से संवेग डेवलप होते हैं, ठीक है ना, इस बारे में बहुत शानदार सेशन, जाने की रखने की आवश्यकता, ठीक है ना, आपको पास होना चाहिए। निकलें दिल के इरादे आजमाते, निकलें दिल के इरादे आजमाते हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं, मतहार गिरकर ओ हो करें ही जय श्री, जय श्री राम।